फिलॉसफी ऑफ साइंस, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिलॉसफी ऑफ साइंस पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ये जिस बंदे ने ये किताब लिखी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की सीरीज़ है वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, जिसमें बकामत कहतर बकदर बेहतर के उसूल पर अमल करते हुए फील्ड के माहिरीन से उस मौजू पर किताबें लिखवाई गई हैं। ये लिखी है प्रोफेसर समीर उकाशा ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस ही के प्रोफेसर हैं और बड़े मशहूर हैं। यूट्यूब पर उनका चैनल भी मौजूद है, देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने ज़ाहिर है जैसे इन लोगों का तरीका होता है, कोई पोजीशन लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि कोशिश की है कि मुख्तलिफ अतराफ़ की आरा आपके सामने पेश की जाएँ। लेकिन इसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम बहस उठाई है, जो इस सारी बहस में जो सुबह से मैं देख रहा हूँ नज़रअंदाज की गई है, और उसका हवाला करना मेरे ख़्याल से, उस पर गौर करना मेरे ख़्याल से ज़रूरी है। वो बहस ये है कि इज़ साइंस वैल्यू न्यूट्रल? क्या ये कहना कि साइंसदान ये कहते हैं तो यानी ये तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने कबूल करना है और इसमें तो दो राय नहीं हो सकती, या इनके पीछे तो कोई अखलाकी अक़दार नहीं है, ये तो एक गैर जानिबदाराना किस्म की पोजीशन है। जैसे आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, टेस्ट करते हैं कि आप मलेरिया आपको है या नहीं है, तो या है या नहीं है, तो उसका अखलाकियात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो क्या साइंस इस तरह की चीज़ है? इन्होंने इस पर बहस उठाई है और बताया है कि बाकायदा इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, और एक राय मुस्तकिल ये मौजूद है कि ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि किस फील्ड में रिसर्च करनी है वो तो फ़ंड देने वाले इदारे मुतय्यन करते हैं ना। तो इस वजह से एक इंतहाई गैर ज़रूरी चीज़, जिसको आप यहाँ गैर ज़रूरी समझते हैं अपने अक़दार के लिहाज से, लेकिन उसको वो अपने गोल्स के लिहाज से ज़रूरी समझते हैं, तो उस पर वो रिसर्च करवाने लगते हैं, फिर उसमें से चीज़ें आती हैं। एक तो इस तरह की बहस। लेकिन इस मौजू से बराह रास्त मुताल्लिक़ सवाल इन्होंने ये उठाया है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर एज एन इनहेरेंटली नॉर्मेटिव कैटेगरी, कोई चीज़ ज़हनी आरिज़ा है या नहीं है, नफ्सियाती आरिज़ा है या नहीं, ये भी आपके नॉर्मेटिव वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। जैसे होमोसेक्सुअलिटी को आप एक मरज़ के तौर पर, एक बीमारी के तौर पर देखेंगे, एक मसले के तौर पर देखेंगे, या इसको इंसानों के और इस कायनात के बहुत सारे रंगों में एक रंग शुमार कर लेंगे, जो बाकियों से मुख्तलिफ ही सही लेकिन चलता है, थोड़ा ही सही लेकिन होता है। तो इस बेसिस पर 1973 में होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर्स की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। अब ये मेंटल डिसऑर्डर्स की फहरिस्त से हम जिन्स परस्ती का खारिज करना, इसके पीछे पूरा फ़लसफ़ा खड़ा है। ये ऐसे नहीं है कि पहले ये नफ्सियाती आरिज़ा था और अब नहीं है। ये कोई साइंसी तहकीक के नतीजे में नहीं हुआ, बल्कि ये जो साइंसदानों ने या इस फील्ड के माहिरीन ने इसको नफ्सियाती अवारिज़ की फहरिस्त से खारिज किया, तो उसके पीछे कुछ अखलाकी या गैर अखलाकी असबाब थे। इसी तरह अगर 2019 में अमेरिका ने और फिर यूरोप ने और दीगर इदारों ने अगर ट्रांसजेंडरिज्म को नफ्सियाती अवारिज़ की फहरिस्त से निकाला है, और अब हमसे भी ये मनवा रहे हैं कि इसको आप कबूल कीजिए एक मुख्तलिफ चीज़ के तौर पर, तो ये कोई जेंडर, ये कोई न्यूट्रल चीज़ नहीं है, बल्कि इसके पीछे ज़ाहिर है पूरा फ़लसफ़ा, जो सेनेटर मुश्ताक साहब कह रहे थे, वर्ल्ड व्यू कार फरमा है। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि काउंसिल के फाजिल अराकीन इस पहलू पर ज़रूर गौर करें कि क्या ये मरज़ है या नहीं है, क्या हम इसको मसले के तौर पर देख रहे हैं या मुआशरे में मौजूद तनव्वुओ की में एक किस्म के तौर पर देख रहे हैं। तो अगर ये मरज़ है तो फिर मरज़ के इलाज की कोशिश की जाती है। जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि अगर इंटरसेक्स है और उसकी 4 किस्में हैं, जेनिटल जो ऑर्गन्स हैं उनमें अगर यूँ हैं तो यूँ करेंगे, यूँ हैं तो यूँ करेंगे। तो इसी तरह ये जो ट्रांसजेंडरिज्म है, अगर ये मरज़ है तो फिर मरज़ का इलाज किया जाता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नुमाइंदों से ये बात मनवाने की कोशिश करें, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको वो यही आपके सामने, WHO ने इसको मेंटल डिसऑर्डर्स की फहरिस्त से निकाला होगा। WHO की बातें हम क्यों माने?
جبکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جہاں اسلامی آئین ہے، جہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، جہاں کوئی قانون اسلامی احکام سے متصادم نہیں بنایا جا سکتا۔ مختلف دفعات کا حوالہ سینیٹر مشتاق صاحب نے دیا، میں ایک دفعہ کا اضافہ کرنا چاہوں گا جو پتہ نہیں کیوں ڈسکشن میں عام طور پر نہیں آتی، وہ ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کا آرڈیننس۔ آپ جانتے ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ قوانین میں اصلاحات وقتاً فوقتاً وہاں سے آتی رہیں اور وہ پھر پارلیمنٹ اور دیگر فورمز پر ڈسکس ہوتی رہیں۔ اس کا جو آرڈیننس ہے 1979 کا، اس کا سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے سماجی عدل کے اصولوں سے ہم آہنگ اصلاحات تجویز کرے۔ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ نہیں یاد کہ کبھی لا اینڈ جسٹس کمیشن کی جانب سے اصلاحات اسلامی اصولوں کی روشنی میں تیار کر کے پیش کی گئی ہوں۔ یعنی یہ مطالبہ اسلامی نظریاتی کونسل سے تو کیا جاتا ہے، آپ سفارشات دیں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، لیکن لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان نے فرض کیا ہوا ہے کہ اس کا یہ کوئی کام ہی نہیں، حالانکہ سیکشن 6 آف دیئر آرڈیننس سیز دس کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ اسلامی سماجی عدل کے اصولوں سے ہم آہنگ قانونی اصلاحات وہ تجویز کریں۔ اچھا، اس قانون میں